हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा वीडियो अपने इंडिया चैनल फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम अपने स्ट्रोक के टॉपिक में देखेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं और इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। तो साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी सर्जरीज में क्या क्या होता है। और स्ट्रोक क्या होता है हमारा कि अगर हमारी जो ब्रेन की आर्टरीज है, जो ब्रेन का ब्लड सप्लाई है, अगर उसमें रुकावट आ जाए ब्लॉकेज के कारण, उसमें कोई ब्लॉक हो उस कारण, या फिर किसी बाहरी चीज से ट्रॉमा लग जाने के कारण, या हमारे ब्रेन के अंदर ही प्रेशर क्रिएट होने के कारण अगर हैमरेज हो जाए, हमारे जो आर्टरीज हैं वो फट जाए, टूट जाए, तो उस कारण से हमें स्ट्रोक का अटैक आता है। तो हम अब स्ट्रोक में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमारे स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो हम डेली यूज में लाते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि ये रिस्क हो सकता है स्ट्रोक का या नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका पता रहता है कि हाँ इनसे स्ट्रोक हो सकता है, फिर भी हम लेते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि रोल प्ले करते हैं हमारे स्ट्रोक को बढ़ाने में या उसको लाने में। तो सबसे पहला आता है हमारी लाइफस्टाइल रिस्क। अगर हम बहुत मोटे हैं, ओवरवेट हैं, मतलब हमारा जो वेट है वो ओवरवेट है, हम अपनी हाइट के मुकाबले कहीं ज़्यादा मोटे हैं, तो हमें चांसेस रहते हैं कि हमें स्ट्रोक आ सकता है। अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हैं तो हम एक सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, सुबह उठना, फटफट नहाना, नाश्ता मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसे ही चले जाना ऑफिस, वहां पे भी काम करते रहना, बैड पोस्चर, स्ट्रेस, ठीक है। और फिर वहां पे भी लंच टाइम अगर हम टाइम पे नहीं करते हैं या लंच स्किप कर देते हैं, फिर वहां से लेट नाइट आ रहे हैं ऑफिस से 8-9 बजे, फिर आके डिनर किया और गो टू द बेड। तो ये जो है एक सेडेंटरी लाइफ है। अगर हम इसमें अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी काम के अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है, हम दिन भर सिर्फ ऑफिस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो हमें चांसेस होते हैं इस कारण से भी कि अगर हम फिजिकली इनएक्टिव हैं तो हमें स्ट्रोक के रिस्क रहते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, स्पेशली अल्कोहल, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, ओवर ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग करते हो, ठीक है, माना कि आपने 3 या 4 पैक किए या 2-3 बियर किए, बट आपकी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट है, बट आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं कि 1 ग्लास ऑफ विस्की इन अ डे गुड फॉर हेल्थ। 1 ग्लास विस्की या एक ग्लास बियर डेली एक अच्छा हेल्थ मेंटेन करती है, बट इससे ज़्यादा लेना हार्मफुल होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप ड्रिंक करते हो, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग है, तो भी आपको रिस्क रहता है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। अगर आप इलीगल ड्रग्स लेते हो तो, जैसे कोकीन, मिथैम्फेटामाइन, जो इलीगल ड्रग्स हैं जो सरकार ने बैन किए हुए हैं, अगर आप वो लेते हैं तो भी आपको रिस्क होता है स्ट्रोक का। अब आते हैं हमारे मेडिकल रिस्क फैक्टर। अभी हमने लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर देखे, अब हम बात करेंगे मेडिकल रिस्क फैक्टर में। अगर आप हाई बीपी पेशेंट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो आपको रिस्क होता है इस मेडिकल कंडीशन में कि आपको स्ट्रोक का अटैक आ सकता है।
अगर आप सिगरेट पीते हैं बहुत तो, या फिर सिगरेट पीने वाले लोगों के आसपास ज्यादा एक्सपोजर में रहते हो तो। सिगरेट ज्यादा पीने वाले लोगों में भी हाई रिस्क होता है कि उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। या हमारे जो स्मोकिंग एरियाज होता है, पान की गुमटी, इनके आसपास अगर कोई बहुत ज्यादा रहता हो तो उसे भी स्मोक का जो धुआं है वो इनहेल कर लेंगे, सांस लेने में अंदर आ जाता है, तो उनको भी चांसेस होते हैं, वो भी रिस्क में होते हैं, उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेज होंगे, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है। तो वो पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनको भी चांसेस होते हैं कि उन्हें स्ट्रोक हो सकता है। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका मतलब होता है कि रात को सोते वक्त अचानक से अगर आपकी सांस रुक जाए और फिर स्टार्ट हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं, रात में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, रात में कुछ टाइम के लिए सांस आपकी रुक जाती है, फिर घबरा के आप उठते हैं, तो आपको रिस्क है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। या कोई हार्ट से रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो तो, जैसे हार्ट फेलियर हो चुका हो आपका कभी। हार्ट फेलियर होता है कि हमारा हार्ट पंप करना बंद कर दे ब्लड को, तब हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर आप इस चीज के पेशेंट हैं तो आपको रिस्क है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। कोई हार्ट डिफेक्ट हो बचपन से, हार्ट डिफेक्ट कंजेनाइटल ज़्यादा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है आपको। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बचपन में ही होता है बच्चों को, कि उनके जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वैसे तो सिर्फ एक एक साइड के ही वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट करते हैं, पर अगर चारों एक साथ कम्युनिकेट करने लगते हैं तो इम्प्योर और प्योर ब्लड आपस में एक्सचेंज जो होता है वो मिलने लगता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई हार्ट डिफेक्ट हो बचपन से, तो भी आपको रिस्क है कि आपको स्ट्रोक के चांसेस हो सकते हैं। कोई हार्ट में इन्फेक्शन के कारण, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट अगर आपकी हार्ट की मसल्स तक पहुंच गया, तो वो उसमें इन्फेक्शन कर सकता है। तो अगर हार्ट इन्फेक्शन हुआ हो आपको कभी, या फिर आपकी हार्ट बीट की जो रिदम है वो एबनॉर्मल हो गई हो, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो पंप नहीं कर पाती हैं प्रॉपरली, और बहुत तेज तेज पंप करती हैं, जिस कारण हमारी हार्ट बीट जो है बहुत तेज चलने लगती है। तो इन सभी कार्डियोवास्कुलर डिसीज में से अगर कोई भी कंडीशन आपके साथ है हिस्ट्री में, तो आपको रिस्क है स्ट्रोक का। अगर आपकी पर्सनल हिस्ट्री में, यानी कि आपको पहले कभी स्ट्रोक का अटैक आया हो, या आपकी फैमिली में कभी किसी को स्ट्रोक का अटैक आया हो, या हार्ट का अटैक आया हो, ठीक है, या फिर कुछ जो हमारा स्ट्रोक का एक छोटा सा रूप होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ठीक है, वो कुछ मिनट का होता है, अगर वो कभी आपको आया हो या आपकी फैमिली हिस्ट्री में आया हो, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको ये रिस्क है कि आपको स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर। अब इसमें और दूसरे जो रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक के, वो सबसे बड़ा होता है एज। जो लोग 55 साल या उससे ज्यादा के होते हैं, उनमें रिस्क होता है स्ट्रोक आने का। इनसे कम उम्र वालों को कम ही रिस्क होता है स्ट्रोक आने का, पर 55 या उससे ज्यादा वाले जो लोग होते हैं एज में, उनको ज्यादा रिस्क होता है। जेंडर में देखें तो जो मेल्स होते हैं वो ज्यादा रिस्क में रहते हैं फीमेल से। मेल्स में ये ज्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है।
फीमेल्स में स्ट्रोक तब आता है जब वो बहुत बूढ़ी स्टेज में आ जाती हैं, तो इसीलिए हमेशा यूजुअली यही देखा गया है कि फीमेल्स में जब स्ट्रोक आता है तो उनकी सडन डेथ हो जाती है। फिर आता है हार्मोन। फीमेल्स अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं या कोई हार्मोन थेरेपी लेती हैं तो वो उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन बढ़ने के कारण भी कभी कभार फीमेल्स में स्ट्रोक देखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर हुए हमारे स्ट्रोक के। अब आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में या तो एंड कंडीशन में ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि पैरालिसिस हो जाता है या मसल्स का जो मूवमेंट है वो चला जाता है, बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, बॉडी का आधा हिस्सा जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वहाँ की मसल्स में कोई कंट्रोल नहीं रहता है। कभी कभार ये एक साइड के फेस को और एक साइड के आर्म को और लेग को कवर कर जाता है। स्ट्रोक के पेशेंट में हमेशा हेमीप्लेजिक पैरालिसिस देखने को मिलता है। पैरालिसिस जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में कोई एक पैर का लिम्ब जो होता है वो अफेक्ट करता है। हेमीप्लेजिया में बॉडी आधी पूरी बॉडी जो होती है वो अफेक्ट करती है। मोनोप्लेजिया में एक पैर का ही साइड जो होता है वो पैरालिसिस में जाता है। हेमीप्लेजिया में एक साइड की बॉडी पूरी पैरालिसिस हो जाती है। डिप्लेजिया में दोनों हाथ पैरालिसिस हो जाते हैं। पैराप्लेजिया में लोअर लिम्ब पूरा पैरालिसिस हो जाता है। क्वाड्रिप्लेजिया में गर्दन को छोड़ के नेक के नीचे का सारा हिस्सा जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। तो हमारे स्ट्रोक में अक्सर हेमीप्लेजिया देखने को मिलता है, बॉडी का आधा हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाना। फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशन आता है कि खाने में और निगलने में दिक्कत होना। स्ट्रोक जो होता है वो आपके मुंह की मसल, गले की मसल्स को भी अफेक्ट करता है, जिस कारण से ठीक से ना तो बोल पाता है इंसान, ना खा पाता है और ना ही थ्रोट क्लियर कर पाता है, जिस कारण से बोलने में दिक्कत होती है। ठीक है, लैंग्वेज में दिक्कत होती है। ठीक है, वो जो बोल रहा है उसको समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में दिक्कत होती है। अब अगर इंसान खाएगा नहीं, ठीक है, कुछ निगल नहीं पाएगा, लिक्विड भी और सॉलिड भी, तो एक डायस्पेजिया की कंडीशन डेवलप होती है। डायस्पेजिया यानी होता है डिफिकल्टी निगलने में। कभी कभार स्ट्रोक के ऐसे पेशेंट जिनकी थ्रोट की मसल्स, माउथ की मसल्स के कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उनकी सडन डेथ भी हो जाती है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन मेमोरी लॉस या थिंकिंग डिफिकल्टी। बहुत सारे स्ट्रोक के पेशेंट में याददाश्त चले जाने का भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। बाकी में सोचने में दिक्कत जैसी कॉम्प्लिकेशन, कुछ रीजनिंग चीज़ों को सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो जजमेंट नहीं कर पाते हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको समझ नहीं पाते हैं ठीक से, तो उनमें मेमोरी लॉस हो जाता है या सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अब आता है हमारा इमोशनल प्रॉब्लम। जो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है उन्हें वो कंट्रोल करने में। वो अचानक से उदास हो जाएंगे, अचानक से खुश हो जाएंगे, अचानक से डिप्रेशन में चले जाएंगे, अचानक से एंजाइटी हो जाएगी। तो इमोशनल प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी देखने को मिलता है। फिर आता है पेन। जो साइड में स्ट्रोक अफेक्ट कर गया, जिस साइड उसको पैरालिसिस हो गया, उस साइड के हाथ पैर नम रहते हैं, ठंडे पड़े रहते हैं, वहाँ कोई सेंसेशन नहीं रहता है, सिर्फ दर्द रहता है। ठीक है,
अगर मान लीजिए आपका स्ट्रोक में लेफ्ट साइड का आर्म, लेफ्ट साइड का पैर को पैरालिसिस किया, तो वहां पे एक चुभने जैसा पेन, चुभने जैसा सेंसेशन हमेशा बना रहता है। ये कॉम्प्लिकेशन काफी दिक्कत देता है। फिर आता है बिहेवियर चेंज और सेल्फ केयर एबिलिटी। जो वो लोग जिनको स्ट्रोक हो जाता है, वो वापस से अपनी डे टू डे लाइफ में आने के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। पैरालिसिस के बाद वापस से खुशहाल जीवन जीने के चांसेस अक्सर 30-70% के रेशो में रहते हैं। वो खुद को ठीक से संवार नहीं पाते हैं, डेली के काम नहीं कर पाते हैं। इन सब चीजों के कारण उनमें एक अजीब सा चिड़चिड़ापन भी रहता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, किस तरीके से हम स्ट्रोक को रोक सकते हैं। सबसे पहला है हमें अपना जो बीपी है उसको कंट्रोल करना है। अगर आप बीपी पेशेंट हैं तो आपको हार्ट प्रॉब्लम इजीली पकड़ सकती है। इसी कारण से हमें अपने बीपी को, हमारे हाइपरटेंशन को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा यही रोल है कि हम अपने बीपी को कंट्रोल कर लें तो हमारे जो स्ट्रोक के रिस्क के चांसेस है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने बीपी को कम करेंगे तो वो जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है उसके आने के चांसेस भी कम होते हैं और अक्यूट स्ट्रोक के आने के चांसेस भी कम होते हैं। इसके लिए हमें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेडिकेशन बीपी कंट्रोल का, और प्रॉपर फूड लेते रहना चाहिए। फिर दूसरा है कि हमें अपने खाने पीने में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट को कम करना चाहिए। हमें हमेशा कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना चाहिए, कम फैट वाला खाना खाना चाहिए। स्पेशली सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये आपकी आर्टरीज में बिल्डअप करते हैं, इसीलिए कम कोलेस्ट्रॉल और कम फैट खाना चाहिए। अगर आपने कंट्रोल कर लिया आपके कोलेस्ट्रॉल को आपके डाइट के थ्रू तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, फिर आता है तंबाकू से बचें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उसे तुरंत बंद कर दें, तो आप स्ट्रोक के चांसेस को रोक सकते हैं। या फिर आप ऐसे एक्सपोजर में रहते हैं जहाँ के आसपास के लोग स्मोकिंग करते हैं, तो वहां से हट जाएं या मास्क पहने या कपड़ा लगाएं। इससे भी आप स्ट्रोक के चांसेस रोक सकते हैं। अपने खाने पे ध्यान दें। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो उसे कम करें, जिस कारण से आपकी बॉडी में ब्लड शुगर भी कम होगा, तो डायबिटीज भी इजीली कम होगा। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको शुगर खाने के लिए मना किया जाता है, तो इससे बेहतर है हम पहले ही कि हम एक डायबिटीज पेशेंट बने उसके पहले हम अच्छा खान पान रखें, अपने वेट को कम करें, अपने हार्मोन को लेवल पे रखें, और वो सिर्फ अच्छे डाइट से हम कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी हिस्ट्री में ही डायबिटीज है और अगर आपको हो गया हो तो डायबिटीज मेडिकेशन भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप वो ले सकते हैं। फिर है आप आपका हेल्दी वेट रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप में चांसेस होते हैं बीपी बढ़ने के, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के, स्ट्रोक के, डायबिटीज के। इसीलिए अपने वेट को हमेशा मेंटेन करके रखें। ठीक है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बड़ा, हमेशा वो एक आइडियल लेवल पे होना चाहिए। हमेशा डाइट में वो चीज़ें ले जो फ्रूट्स वाली हो और वेजिटेबल्स वाली हो। ठीक है, 5 या उससे ज़्यादा डेली ही फ्रूट्स या वेजिटेबल हमें खाना चाहिए,
जो कि स्ट्रोक के रिस्क को कम करती है। या फिर मेडिटेरेनियन डाइट लेनी चाहिए। इसके अंदर हर तरीके की सब्जी, फल, अनाज, नट्स सब आते हैं। और जो लोग ये मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करते हैं वो हमेशा अपना खाना ऑलिव ऑयल में पकाते हैं। ऑलिव ऑयल से बना हुआ खाना काफी हेल्दी होता है। अब डेली हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज जिनमें ऑक्सीजन लेवल बढ़े, ऐसी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। ये भी कम करती है रिस्क स्ट्रोक होने का। और ऐसी एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो बीपी भी मेंटेन करती हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं, अच्छा हेल्थ बनाती हैं आपके हार्ट का और आपकी ब्लड वेसल्स का। वेट भी कम करती हैं, डायबिटीज भी कम करती हैं और स्ट्रेस भी मैनेज करती हैं। हमें रोज कम से कम 30 मिनट के लिए मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग और बाइसिकलिंग। ठीक है, हमें डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसमें हमारा वॉकिंग होना चाहिए। अगर आप स्विमिंग कर सकते हैं तो आप बिल्कुल स्विमिंग भी करिए, साइकिल करिए और जॉगिंग या रनिंग भी करना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज में। ठीक है, फिर आता है हमारा ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो आपकी बॉडी में रिस्क है कि आपका बीपी बढ़ा रह सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, इस्केमिक भी और हेमरेजिक भी। ठीक है, और अल्कोहल जो होता है वो आपकी और बॉडी में जो मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं कोई और दूसरा, जैसे कि आप बीपी की दवाइयाँ लेते हो, डायबिटीज की दवाइयाँ लेते हो और फिर अल्कोहल भी लेते हो, तो ये दोनों मिलके आपकी बॉडी में रिएक्शन करके आपकी बॉडी को खराब कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी चीज की मेडिसिन लेते हो तो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल अगर आप स्मॉल टू मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, जैसे कि एक ड्रिंक अ डे, तो वो आपके इस्केमिक स्ट्रोक को प्रिवेंट करता है और ब्लड क्लॉट होने की जो टेंडेंसी है उसको भी कम करता है। पर ये सब करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। फिर आता है ट्रीटिंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसका मतलब होता है कि सोते टाइम जो लोग ज्यादा खर्राटे लेते हैं या जिनकी सांसें रुक जाती हैं, वो डिसऑर्डर होता है ये, जिसके कारण भी हमारी बॉडी में स्ट्रोक इन सब के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इन सब के लिए डिवाइस आती है जो कि पॉजिटिव एयरवे प्रेशर पास करती है मास्क के थ्रू और आपके एयरवेज को ओपन करती है जब आप सोते हैं उस टाइम पे। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं अगर आप रात में बहुत खर्राटे लेते हैं तो। अब हम बात करेंगे अपने डायग्नोसिस पे कि हम स्ट्रोक को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन। आपने कुछ नाम सुने ही होंगे जो काफी फैमिलियर होंगे आपसे, जैसे हार्ट का जो ईसीजी है वो चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना। ठीक है, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल एग्जाम होते हैं जो कि स्ट्रोक के पेशेंट में देखे जाते हैं, उसका नर्वस सिस्टम चेक किया जाता है। बहुत सारे फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपका डॉक्टर करेगा और डायग्नोज करेगा आपके स्ट्रोक को। फिर आता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपका चेक होता है कि कितना जल्दी आपका ब्लड क्लॉट जमता है, आपका शुगर लेवल कितना है, बीपी हाई है या लो है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सब चीजों के लिए आपका ब्लड टेस्ट होता है। फिर आता है कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। इस टेस्ट में आपकी कैरोटिड आर्टरी जो होती है गर्दन के पास, वहां पे साउंड वेव्स भेजी जाती हैं जो कि ये बताती है कि वहां पे कोई फैटी डिपोजिशन यानी कि प्लेग्यू तो नहीं है जिस कारण से ब्लड फ्लो रुक रहा हो आपकी कैरोटिड आर्टरीज में। ये देखिए, अगर कैरोटिड आर्टरीज में इस तरीके से एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है
ये देखिए इस तरीके से इमेज आती है, साउंड वेव भेजा जाता है। अगर कोई ब्लॉक होता है तो वेव वहाँ पे डीपली कट हो जाती है, ठीक है, ये नॉर्मल है। और जब हम साउंड वेव भेजते हैं तो ब्लड फ्लो के साथ ही जानी चाहिए। अगर कोई ब्लॉक होता है तो वहाँ पे आके वो बहुत बार ऊपर नीचे रिपीट हो जाती है। तो ये है हमारा कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। फिर आता है हमारा सिटी स्कैन। हम सिटी स्कैन यूज करते हैं एक्सरे वगैरह ब्रेन की चेकअप के लिए, वहाँ पे ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई ब्लॉक तो नहीं है, कोई ट्यूमर के कारण तो नहीं स्ट्रोक आ गया हो। तो इस कारण से डॉक्टर क्या होता है, इंजेक्ट करता है डाई को आपके खून में, वो ट्रेवल करती है आपकी नेक से होते हुए जाती है और फिर आपका सिटी स्कैन होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई। इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल रेशो के साथ वेव्स होती है, मैग्नेटिक वेव्स, उनको भेजा जाता है आपके ब्रेन में। और ये एमआरआई जो है वो भी डिटेक्ट करता है कि ब्रेन टिश्यूज में कोई डैमेज नहीं है कहीं, या कोई इस्केमिक स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज का कोई जगह तो नहीं बन रही है। तो इसमें भी जो है डॉक्टर आपके ब्लड वेसल्स में डाई इंजेक्ट करता है जो आर्टरीज और वेन्स में जाती है। जहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत रुका हुआ रहता है वहाँ पे या तो एकदम से बहुत हाईलाइट हो जाती है, अदरवाइज वो पूरी वेन्स पे नॉर्मली बहती रहती है। ये हमारा एमआरआई। फिर आता है हमारा सेरिब्रल एंजियोग्राम। इसमें ये जो होता है बहुत अनकॉमन टेस्ट करते हैं, मतलब अनकॉमनली यूज होता है, बहुत रेयर यूज होता है। इसमें डॉक्टर क्या करता है, इंसर्ट करता है एक पतली सी ट्यूब को, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है वो, उस कैथेटर को आपके छोटे से कट करके बॉडी में वहां से डालता है। स्पेशली ये होता है आपके जांघों के पास। फिर आपके यहाँ पे जो मेजर आर्टरीज होती है वहां पे ये जो डाई है और ये जो फ्लेक्सिबल ट्यूब है ये आपकी मेजर आर्टरीज में जाता है, जैसे कैरोटिड में, वर्टिकल आर्टरीज में। फिर डॉक्टर उसमें से डाई इंजेक्ट कर देता है, वो ब्लड वेसल्स में होते हुए पूरे बॉडी में फैल जाती है। फिर उसे एक्सरे इमेजिंग के थ्रू देख लिया जाता है कि कहाँ पे कोई ब्लॉक तो नहीं है, कुछ रुका तो नहीं है ब्रेन में या नेक में, डाई कहाँ रुक रही है, कितनी देर रुकी है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर आता है हमारा इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम हम यूज करते हैं, इसमें साउंड वेव्स निकलती हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए हम यूज करते हैं। इकोकार्डियोग्राम क्या बताता है कि कोई क्लॉट तो नहीं है आपके हार्ट में जो आपके ब्लड को हार्ट से ब्रेन में जाने में रुकावट बन रहा हो या स्ट्रोक का कारण बन रहा हो। तो इस तरीके से इकोकार्डियोग्राम किया जाता है। ये हमारा सेरिब्रल एंजियोग्राम है। इस जगह से देखिए वो कैथेटर की ट्यूब को इंजेक्ट किया जाता है और अगर कोई ब्लॉक होता है तो इन आर्टरीज में इतना डार्कनेस दिखाई देता है। तो ये हमारा सेरिब्रल एंजियोग्राम। अब हम बात करेंगे हमारे ट्रीटमेंट के बारे में कि इमरजेंसी में और सर्जिकल ट्रीटमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं स्ट्रोक के पेशेंट को। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इस्केमिक स्ट्रोक में। तो जैसे ही स्ट्रोक आता है इस्केमिक स्ट्रोक, तो कुछ क्विकली मूवमेंट, क्विकली ट्रीटमेंट भी होता है उस ब्लड फ्लो को वापस से चालू करने का। जैसे इमरजेंसी आईवी मेडिकेशन, इंट्रावीनियसली मेडिकेशन देना। इस थेरेपी में हम ड्रग्स को हमारी वेन्स में डालते हैं, इंट्रावीनियसली डालते हैं, जिससे कि वहां पे जो क्लॉट बन गया है, ब्लड क्लॉट जिसके कारण की स्ट्रोक आया है, वो क्लॉट टूट जाए। इसे हमें 4.5 आवर्स के अंदर देना होता है, स्ट्रोक आने के टाइम से लेके मतलब जिस टाइम पे स्ट्रोक आया हो उसके 4.5 आवर्स के अंदर हमें ये इमरजेंसी आईवी मेडिकेशन देना होता है। हम इसे बाद में भी दे सकते हैं तो भी हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। क्विक ट्रीटमेंट करने से क्या होता है, जो हमारे सर्वाइवल के चांस होते हैं स्ट्रोक के बाद वो बढ़ जाते हैं और जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पैरालिसिस होना, सेंसेशन जाना, ये कम हो जाते हैं।
ठीक है, तो हम इमरजेंसी में आईवी मेडिकेशन इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी में एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर, तो इसमें डॉक्टर क्या करता है, इसमें इस्चेमिक स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए आपकी जो ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स है उसमें हम एंडोवेस्कुलर थेरेपी के थ्रू उसको हटाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जो रिजल्ट आते हैं वो भी काफी इफेक्टिव होते हैं, और जो लंबे समय की जो डिसेबिलिटी होने वाली रहती है स्ट्रोक के कारण वो कम होती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इमरजेंसी एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर है इसमें क्या क्या होता है अब हम ये देखते हैं। सबसे पहला होता है मेडिकेशन डिलीवर्ड करना डायरेक्ट टू द ब्रेन। इसमें हम इंसर्ट करते हैं एक लंबी पतली फ्लेक्सिबल कैथेटर ट्यूब, जो कि आपकी जान के पास एक आर्टरी होती है उसमें से डालते हैं। बहुत पतली होती है ये थ्रेड जैसी, वहां से हम इसको लेके जाते हैं ब्रेन तक, और वहां पे टीपीए डायरेक्टली हम वहां पे देते हैं जहाँ पे स्ट्रोक आपका आया हो। ठीक है, अब जिस टाइम पे आपका स्ट्रोक आया है, जो टाइम है आपका स्ट्रोक आने का, वो आई टीपीए इंजेक्ट करने से उसके कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं, हम उसको लिमिट कर देते हैं। अब या तो फिर जो क्लॉट जम गया हो उसको स्टेंट रेट्रीवियर से हटाना। एक डिवाइस होती है उसको हम इसमें अटैच करते हैं कैथेटर में, और डायरेक्टली हम रिमूव कर देते हैं क्लॉट को जहाँ पे वो ब्लॉक कर रहा है आपकी आर्टरीज को। ठीक है, ये प्रोसीजर को हम उनके साथ कर सकते हैं जिनमें बहुत बड़ा क्लॉट हुआ हो उस कारण से स्ट्रोक आया हो। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है टीपीए के साथ। ठीक है, इसलिए हम इसे कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं, यानी कि हम टीपीए इंजेक्शन लगाते हैं और फिर रिमूव करते हैं स्टेंट रेट्रीवियस क्लॉट को। ये देखिए, इस तरीके से पहले हम टीपीए को इंसर्ट करेंगे कैथेटर को, और फिर इस तरीके का स्टेंट रेट्रीवियर होता है जिसमें हम क्लॉट को फंसा के उसको कैथेटर के थ्रू वापस बाहर निकाल लेते हैं जिस जगह से वो इंसर्ट हुआ है उसी जगह से, तो इसमें जाली में वो फंस के बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर अब दूसरी प्रोसीजर है हमारी, जो हमारे स्ट्रोक, ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक और स्ट्रोक को कम करती है। ठीक है, इन प्रोसीजर में कभी कभार ओपन आर्टरी भी करनी पड़ती है उस जमे हुए प्लेग्यू को, फैट जो डिपॉजिट हो गया उसको हटाने के लिए। तो कभी कभार आर्टरीज को ओपन करके भी सर्जरी करनी पड़ती है। जैसे सबसे पहला है हमारा कैरोटिड इंडार्टेरेक्टोमी। कैरोटिड आर्टरी में अगर जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें अगर कहीं पे क्लॉट हो गया हो तो हमारी जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो दोनों तरफ रहती है, हमारी गर्दन में सप्लाई करती है ब्रेन को ब्लड। अगर इसमें ब्लॉक आ गया है तो हमें सर्जरी से उस ब्लॉक को हटाना पड़ेगा कैरोटिड आर्टरी से, तभी चांस कम हो सकते हैं स्ट्रोक के आने के। हमारी जो कैरोटिड एंडार्टेरेक्टोमी है इसमें ये रिस्क भी रहता है कि कभी कभार ऐसे लोगों में हार्ट डिसीज या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये देखिए, इस तरीके से अगर हमारी कैरोटिड आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो गया है, ब्लड वहाँ कम जा रहा है, तो इस तरीके से कट करके वहां से इस फैट को निकाल देते हैं और वापस से स्टिचेस लगा देते हैं, फिर अब ब्लड जो है वो नॉर्मल जाने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कैरोटिड एंडार्टेरेक्टोमी। अब आता है हमारा एंजियोप्लास्टी और स्टेंट। एंजियोप्लास्टी, इसमें क्या करता है, जो सर्जन होता है वो कैथेटर डालता है आपकी कैरोटिड आर्टरीज में, आपके जांघों के पास के एरिया से। जो हमारा एंजियोप्लास्टी होता है इसमें एक बलून लगा होता है, जैसे ही वो आपके जहाँ पे ब्लॉक होगी आर्टरी वहां पे जैसे ही पहुंचता है तो ये गुब्बारा जो होता है फूल जाता है। ठीक है, फिर वो स्टेंट लगा देता है वहां पे,
और फिर पीछे हम उसको जब रिटर्न करते हैं उस बलून को, तो वो फैट जो है वो वहां से वापस घसीट के ले आता है। जैसे कि देखिए ये आर्टरी है, कैथेटर है, इसमें पहले हमारा बलून पतला था, ये हमारा फैट जमा हुआ है यहाँ पे जो ब्लॉक करके रखा है हमारा आर्टरी को, ठीक है, ये गार्ड लेयर रहता है। तो अभी हमारा बलून जो है वो पतला है, फिर हमने बलून फुला दिया, तो क्या हुआ, ये फैट दब गया। फिर जब हम वापस इसको खींचते हैं कैथेटर को, तो बलून के साथ चिपक के ही ये पूरा फैट जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम एंजियोप्लास्टी या स्टेंट के थ्रू वहां से क्लियर कर लेते हैं हमारे फ्लैगी को। अब हम ट्रीटमेंट देखेंगे हैमरेजिक स्ट्रोक का। जब इमरजेंसी कंडीशन होती है हैमरेजिक स्ट्रोक की, तो उसमें सबसे पहले कंट्रोल करना रहता है उसकी ब्लीडिंग, और ब्रेन के अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है ब्लीडिंग के कारण वो, ठीक है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग के कारण स्ट्रोक आता है, तो हमें उस ब्लीडिंग को रोकना रहता है, और उस ब्लीडिंग के होने के कारण हमारे ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम करना रहता है, ठीक है। तो इमरजेंसी में क्या करते हैं, अगर ब्लड बहुत पतला है, ठीक है, इसकी आप मेडिकेशन लेते हैं, तो वो प्रिवेंट करता है क्या, ब्लड क्लॉट होना। तो आपको ऐसे ड्रग्स को या ऐसे ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है जो ब्लड को पतला करने के इफेक्ट को कम करे। अगर आपका पेशेंट ब्लड पतला करने की मेडिकेशन ले रहा है, तो हमें ऐसे ड्रग्स देना चाहिए जो ब्लड का थक्का जमाने में मदद करे, और फट से ही वहां पे जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए। हम ऐसे भी मेडिकेशन आते हैं जो लो कर सकते हैं आपके ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ब्लड प्रेशर कम करने के, और प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जकड़ ना जाए, आपको मृत्यु के झटके ना आ जाए। तो हम इसमें ब्लड को क्लॉट जमाने की मेडिकेशन इमरजेंसी में देते हैं, और बीपी लो करने की मेडिकेशन और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को लो करने की मेडिकेशन इसमें दी जाती है। अब आता है हमारा सर्जरी। तो अगर किसी एरिया में, बहुत बड़े एरिया में सर्जरी हो रही है, तो डॉक्टर को वो सर्जरी करके वहां से ब्लड को हटाना पड़ता है, और ब्लड के कारण ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ रहा है उसे भी हटाना पड़ता है, ठीक है। हम सर्जरी इसीलिए भी करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स फट गई है जिस कारण से हैमरेज हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जो डॉक्टर है वो ये प्रोसीजर या तो इस कंडीशन में कर सकता है कि अगर आपको एन्यूरिज्म बन गया हो, एबीएम की प्रॉब्लम हो, या कोई और दूसरी ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम हो जिस कारण हैमरेज का अटैक आया, तो उन सब में हम क्या क्या सर्जरी करते हैं, एन्यूरिज्म को कैसे रोकते हैं, एवीएम को कैसे रोकते हैं, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो एन्यूरिज्म के लिए आता है हमारा सर्जिकल क्लिपिंग। इसमें सर्जन क्या करता है, एक छोटा सा टिनी क्लैंप होता है, उसको एन्यूरिज्म के पास लगा देता है, जिससे एन्यूरिज्म में ब्लड जाना बंद हो जाता है, और एन्यूरिज्म के फटने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो एन्यूरिज्म से ब्लड खत्म होने लगता है, और उसके फटने के चांसेस कम होते हैं, जिस कारण से स्ट्रोक आने के चांसेस भी कम होते हैं। इस तरीके से एन्यूरिज्म बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिप लगा देते हैं। अगर इसमें ब्लड जाएगा ही नहीं तो इस पर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो ये फटेगा नहीं, और धीरे धीरे इसमें इस तरीके से कोलैप्स हो जाता है ये, ठीक है, झड़ जाता है ये, फिर वहां से इसको निकाल दिया जाता है। तो हम यहाँ पे एन्यूरिज्म के केस में सर्जिकल क्लिपिंग कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कॉइलिंग, यानी कि एंडोवेस्कुलर इमोबिलाइजेशन। इसमें हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं हमारे जांघों की तरफ की आर्टरी से, जो हमारे ब्रेन को गाइड करता है। सर्जन क्या करता है, छोटा सा डिटैचेबल कॉइल उस कैथेटर के साथ में लगा देता है, और वो छोड़ देते हैं हम एन्यूरिज्म के पास, उसके अंदर भर देते हैं, तो वो ब्लॉक कर देता है ब्लड फ्लो को कि वो एन्यूरिज्म में जाए और ब्लड क्लॉट कॉज होता है। ये देखिए इस तरीके से कॉइलिंग हो जाती है एन्यूरिज्म में।
अब हमने कैथेटर के साथ छोटा सा कॉइलिंग डिटैचेबल कॉइल हमने भेजते हैं कैथेटर के साथ, फिर वो कैथेटर हमारे एन्यूरिज्म में घुसता है और वहाँ पे इस तरीके से कॉइलिंग कर देता है। कॉइलिंग कर देता है तो एन्यूरिज्म का हिस्सा पूरा भर जाता है। अब वहाँ दोबारा ब्लड नहीं जा पाता है, ब्लड नहीं जा पाता है तो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, और प्रेशर क्रिएट नहीं होता है तो हेमरेज के कारण जो और चीजें बनने वाली है वो नहीं बनती है। ठीक है, अब आता है हमारा सर्जिकल एवीएम। सर्जिकल एवीएम क्या होता है कि ये बीमारी बचपन में होती है और बड़ों में ये कम देखने को मिलती है। एवीएम में होता है कि जो हमारी आर्टरीज है और जो हमारी वेन्स हैं वो आपस में छोटी छोटी आर्टरीज वेन्स मिलके एक कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अगर ये कैपिलरीज बहुत जटिल हो गई है, एक के ऊपर एक घुमी हुई हो गई है, तो ये स्ट्रोक कर सकती है। तो इस सर्जरी में हम छोटा अगर कोई एवीएम बना हुआ है लोकलाइज्ड एरिया में ऊपर की तरफ ब्रेन में, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, पर इसको निकालते समय ये बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि कहीं वो फट ना जाए। ठीक है, हम हेमरेज के स्ट्रोक को कम करने के चक्कर में कहीं हम उसको बढ़ा ना दें, ये चांसेस रहते हैं। हमेशा एवीएम को आप तभी सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं जब वो सुपरफिशियल हो। अगर वो डीप किसी ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो वहां से निकालने के कारण हमें काफी रिस्क देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, जिस कारण से ब्रेन फंक्शन में इम्पेयरमेंट भी देखने को मिल सकता है। ये हमारा सर्जिकल एरिया है, इसको रिमूव कर सकते हैं अगर ये सुपरफिशियल एरिया में हो तो, अदरवाइज हम इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। इसमें हम जहाँ पे क्लॉट है वहाँ पे हम मल्टीपल बीम को हाईली फोकस्ड रेडिएशन से वहाँ भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारी ब्लड वेसल्स के माल फॉर्मेशन को रिपेयर करता है। अगर हैमरेज हो गया है, ब्लड फट गया, वेसल्स फट गई है, तो ये उसको रिपेयर करता है। ये हम हाईली फोकस्ड रेडिएशन बीम्स को, बहुत सारी बीम्स जो है उनको भेजते हैं ब्रेन के अंदर लोकलाइज्ड एरिया में जहाँ पे वो हैमरेज आया है, तो ये वहाँ पे उनका रिपेयर करता है हमारा स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी। तो ये हमारा आज का ट्रीटमेंट था स्ट्रोक का। तो हमने आज के टॉपिक में हमारे स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर देखे, कॉम्प्लिकेशन देखे, इसका प्रिवेंशन देखा और इसका हमने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखा। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया हो और ये आपको हेल्दी रखे और फिट रखे और आप हेल्दी रहें और फिट रहें। थैंक यू सो मच।